हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का पीकेजीएस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज का जो आपका क्लास है ये आपका मैराथन चल रहा है, जैसे एशियन हिस्ट्री का मैराथन चल रहा है। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि वहाँ से जो है आपका एडीओ का जो एग्जाम हुआ है 14 तारीख को, जीएस पेपर में जो है सवाल आए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सेकेंड पार्ट है तो यहाँ से भी जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एशियंट हिस्ट्री। तो कंप्लीट देख करके जो है 17 तारीख वाले लोग जाएंगे, क्योंकि वहां से आपका जो है सवाल बनेगा ही बनेगा। क्योंकि इसमें जो है आपका टॉपिक वाइज जो है चैप्टर को कवर किया गया है। तो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे टॉपिक है, तो सीधी सी बात है यहाँ से सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में भी शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने जो है इससे पहले के मौर्य काल तक हम लोग कर लिए हुए थे। ठीक है, अब ये मौर्योत्तर काल जो है हम लोगों को करना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। ठीक, ये एक बार ऐसा रिवीजन है कि आप लोग जो है एग्जाम में जाने से पहले एक बार अगर देख लेते हैं तो स्वाभाविक है यहाँ से कुछ सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, अब बताइए, एक वीडियो से अगर आपको जो है 2 घंटे का वीडियो देख लेते हैं 3 घंटे का, और वहां से जो है 10 से 12 सवाल अगर आ जाते हैं तो इससे बेहतर और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार ये वीडियो जरूर देख के जाइए। चलिए, मौर्योत्तर काल में जब आते हैं तो यहाँ पर जो है शुंग वंश का आप चर्चा है। ठीक है, क्योंकि ये जो शुंग वंश का है, पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का स्थापना करते हैं। और इसके पहले जो है विजद्रथ था, जो 184-85 तक आपका जो है मौर्य वंश तक उसका अंतिम शासक था। ठीक है, तो इसके बाद शुंग वंश का स्थापना होता है। ठीक है, 184 ईस्वी पूर्व से ये जो है 75 ईस्वी पूर्व तक ये रहता है शुंग वंश। ठीक है, तो मगध में शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की। याद करने के लिए भी क्या है, शुंग, सूंघना है। तो किस चीज को सूंघना है? पुष्प को सूंघना है, मतलब फूल को ही तो आदमी सूंघता है। ठीक है, तो पुष्प को सूंघना है तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश का। चलिए, पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? तो ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, चलिए, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये विदिशा में स्थापित की थी, विदिशा में। अब देखिए, यवनों का भारत पर आक्रमण किस शुंग शासक के जो है शासन काल की सबसे बड़ी जो है महत्वपूर्ण घटना है? तो पुष्यमित्र शुंग की। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने किस यवन शासक को पराजित किया? तो ये मिनांडर है जिसको पराजित किया। इसमें हर एक सवाल जो है एग्जामों में आपको देखने को मिला है, प्रीवियस सवाल सब है ये सब। ठीक है, यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए? तो 2 अश्वमेध जो है आगे कराए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग के किस पुरोहित ने जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की? तो ये जो है पतंजलि है। ठीक है, यहाँ से सवाल ऐसे भी बन सकता है कि पतंजलि जो है निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? अगर उसमें ऑप्शन में पुष्यमित्र शुंग है तो वो भी आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से जो है डायरेक्ट ना सवाल पूछ के थोड़ा घुमा के सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। कहता है किस काल में भागवत धर्म का उदय विकास हुआ और वासुदेव विष्णु की जो है उपासना हुई? तो शुंग काल में जो है विष्णु की उपासना शुरू हो गई। ठीक है, और भागवत धर्म का उस समय जो है उदय हुआ किस वंश के टाइम में? तो शुंग वंश के, क्योंकि विष्णु और शिव इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कहता है किस काल में पहले स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई? तो ये भी शुंग काल में। देखिए, मनुस्मृति भी क्या है, बहुत ही खास हो जाता है। तो इसकी रचना जो है कब हुई? शुंग काल में हुई। ठीक है, चलिए, कालिदास ने अपने ग्रंथ मालविकाग्निमित्र का नायक किस शुंग शासक को जो है बताया है? तो अग्निमित्र को बताया। किसको? अग्निमित्र को बताया है। ये सब ऐसे सवाल सब है जो कि अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल तक जाती है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। ये ग्रंथ का जो नाम है मालविकाग्निमित्र, तो कभी कभी इसके जो है किसने लिखा है वो पूछ लेता है, तो कालिदास। ठीक है, इसमें किस शासक से रिलेटेड है? तो शुंग शासक से। कौन? अग्निमित्र। ठीक है, तो एक ही लाइन में आपको 4-4, 5-5 सवाल जो है बनता है।
शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जो है देवभूति था। कौन है? देवभूति था। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है कण्व वंश, जो कि 75 ईस्वी पूर्व से आपका 30 ईस्वी पूर्व तक रहता है इसका शासक। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कब और किसने जो है शासन किया? तो ये जो हो जाएगा 75 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने की। ठीक है, वासुदेव किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है कण्व वंश से जो है संबंधित है। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये जो है सुशर्मा हुए। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? सुशर्मा हुए। सुशर्मा की हत्या कब और किसने की? तो ये जो है 60 ईस्वी पूर्व में किसने कर दी? सिमुक ने कर दी। ठीक है, सिमुक ने, सुशर्मा ने सिमुक ने की हत्या कर दी। अब उसके बाद आया आपका आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने किस वंश की स्थापना की था? सातवाहन वंश की। ठीक है, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। इसमें जितने भी आपको सवाल मिलेंगे सारे के सारे प्रीवियस है। ठीक है, तो सातवाहन वंश का सबसे अधिक महान शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र जो है सतकर्णी, जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी। ठीक है, सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? तो हाल और गुनाढे थे। कौन थे? हाल और गुनाढे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो हाल ने जो है गाथा सप्त शतक, गाथा सप्त शतक की जो है रचना की। ठीक है, गुनाढ ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो बृहद कथा की जो है रचना की। सातवाहनों के समय में सबसे अधिक, सातवाहनों के समय जो है सबसे अधिक, ठीक है, मुद्रा किस धातु की बनी? तो सीसा की बनी। ये भी बहुत काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सातवाहन, स से सातवाहन, स से सीसा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। सीसा के जो सिक्के बने वो किसके टाइम पीरियड में बने? तो सातवाहनों के टाइम पीरियड में बने। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किस शासकों ने किया? तो सातवाहन शासकों ने किया कि ब्राह्मण को भूमि देना है। ठीक है, और आज के डेट में ये प्रथा चलती आ रही है। सातवाहनों की भाषा एवं लिपि कौन सी थी? तो भाषा प्राकृत और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी थी। ठीक है, भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी थी सातवाहनों की। किस क्षेत्र में अजंता शाखा सातवाहनों से जो है प्रारंभ होती है? तो चित्रकला से। ठीक है, विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की? तो हेलियोडोरस ने किया। ठीक है, ये भी सवाल पूछे गए हैं। गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की? तो हेलियोडोरस ने की। ठीक है, सातवाहन प्रशासन में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कौन था? तो गौलमिक था। गौलमिक था। ठीक है, खजांची के पद पर सातवाहन प्रशासक में कौन अधिकारी नियुक्त होता था? तो हेरेनका होता था। कौन सा? हेरेनका। चलिए उसके बाद जो है आता है सातवाहन वंश के बाद चेदी वंश। ठीक है, तो जितने भी वंश है उसके संस्थापक है, हो सकता है मैचिंग वाले में ऐसे सवाल पूछे जाए। ठीक है, कलिंग चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो महामेघवाहन था। महामेघवाहन था। ठीक है, कलिंग कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो महामेघवाहन था। ठीक है, चेदी वंश से संबंधित किस महान शासक की जानकारी का स्रोत जो है हाथी गुफा अभिलेख, जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व है, किसका है? तो खारवेल। ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख से कौन रिलेटेड है? तो खारवेल। ठीक है, चलिए खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें सवाल घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, कहता है किस चेदी शासक ने कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती का उपाधि जो है किसने धारण किया? तो ये जो है खारवेल ने, राजा खारवेल। कहता है नंदराज द्वारा खुदवाई गई नहर का विस्तार तनुशुली से कलिंग तक किस चेदी शासक ने किया? तो ये जो है खारवेल ने किया। ठीक है, खारवेल ने। चलिए आगे है, किस चेदी शासक को भिक्षु सम्राट और धर्मराज कहा जाता है? तो खारवेल को कहा जाता है। तो ये जो है खारवेल बहुत इंपॉर्टेंट थे अपने टाइम पीरियड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब है आपका मध्य एशिया से आए शासक। यहाँ से भी सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए कहते हैं मौर्यों के बाद भारत के किस भाग में जो है मध्य एशिया से आए कई शासक वंशों ने जो है राज किया? तो उत्तर पश्चिम भारत के, उत्तर पश्चिम भारत के। ठीक है, मौर्यों के बाद भारत के किस भाग में स्थानीय जो है शासक वंशों जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, जो कि अभी आप पढ़े,
आदि ने राज किया? तो पूर्वी भारत, केंद्रीय भारत और दक्कन। पूर्वी भारत, केंद्रीय भारत और दक्कन ने राज किया। उसके बाद जो है यमन राज, जिसको इंडो ग्रीक बोलते हैं, ठीक है। तो भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। तो भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? तो बैक्ट्रिया के शासक डेमीट्रियस ने, बैक्ट्रिया के शासक डेमीट्रियस ने किया, डेमीट्रियस ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। डेमीट्रियस ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 190 ईस्वी पूर्व में किया, ठीक है। डेमीट्रियस ने कब भारत पर आक्रमण किया? तो 190 ईस्वी पूर्व, जो कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। डेमीट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो ये जो है साकल को जो है अपनी राजधानी बनाई, ठीक है, साकल को। कहता है हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन हुआ? तो मिनांडर हुआ, ठीक है। मिनांडर का टाइम पीरियड जो है 165 से 145 ईस्वी पूर्व है। मिनांडर की राजधानी साकल, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो मिनांडर की राजधानी साकल किसका प्रमुख केंद्र थी? तो ये जो है शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र था, स्टडी सेंटर था। कहता है मिनांडर किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जो है मिनांडर जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। मिनांडर ने किस बौद्ध भिक्षु से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो नागार्जुन, जिसको नागसेन भी बोलते हैं, नागार्जुन से जो है दीक्षा किसने ली थी? मिनांडर ने ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर किस पुस्तक में संग्रहित है? तो मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो है। मिलांडर है तो मिलिंद पन्हो हो जाएगा, मिलांडर से मिलिंद पन्हो। बहुत VVI ये सब सवाल है, एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं अक्सर। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो यूनानियों ने जारी किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? यूनानियों ने जारी किए। भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसको पर्दा बोला जाता है, तो कभी कभी तो यहीं से पूछ लिया जाता है यवनिका का मतलब क्या है? पर्दा, या मैचिंग वाले में का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया। शुभ आरंभ बोल रहा है, ये पर्दा प्रथा कोई अच्छा थोड़ी ना होता है कि शुभ आरंभ, ये तो दुखी का आरंभ हो गया, ठीक है। तो शुभ आरंभ नहीं, अशुभ आरंभ बोलिए पर्दा प्रथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहता है किस स्थान को जो है पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी नामक जो है पुस्तक में पोडुके कहा गया है? तो अरिका मेरू को जो है पुडुके कहा गया है या पुडुकू कहा गया है, ठीक है। ये NCERT जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, 6th क्लास का हिस्ट्री, उसमें भी इसके बारे में बताए हैं, ठीक है। तो पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक में पोडुके कहा गया है, किसको? अरिका मेडू को पोडुके कहा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कहता है किस संहिता में यवन को जो है बर्बर कहा गया है? ठीक है, तो बर्बर जो है किसको कहा, किस संहिता में कहा गया? गार्गी संहिता, जो कि यहाँ से सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब आ गया आपका शक राज, ठीक है, शक। यूनानियों के बाद भारत कौन आए? तो शक आए। तो इसका क्रम पूछ लिया जाता है एग्जामों में कि इसके बाद जो है कौन आए, तो इसका क्रम पूछा जाता है, ठीक है। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो शक के जो है मध्य एशिया के जो है निवासी थे, ठीक है। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल क्या था? तो 130 से जो है 150 ईस्वी था। रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की किस झील का जो है जीर्णोद्धार किया? तो अर्ध शुष्क सुदर्शन झील, अर्ध शुष्क सुदर्शन झील। अब यहीं से सवाल पूछ लिया जाता है सुदर्शन झील कहाँ है, कैसा झील है? तो अर्ध शुष्क झील है, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। शकों के सभी अभिलेख किस भाषा में रचित थे? तो प्राकृत भाषा में रचित थे, ठीक है। चलिए, भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे, ठीक है। शक के राजा जो थे अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। महाभाष्य में शकों को क्या कहा गया है? तो अनिर्वासित शूद्र कहा गया है, ठीक है, महाभाष्य में। अब अनिर्वासित शूद्र जो है किसमें कहा गया है? तो महाभाष्य में कहा गया है। किसको कहा गया है? शकों को कहा गया है, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस शक राजा द्वारा जो है जारी किया गया? तो रुद्रदामन द्वारा जो है जारी किया गया, ठीक है। अब है उज्जैन के स्थानीय राजा के शकों को कब पराजित किया? तो 58 ईस्वी पूर्व में किया।
शकों को पराजित करने वाले उज्जैन के स्थानीय राजा ने किसकी उपाधि जो है धारण की? तो ये जो है विक्रमादित्य की जो है उपाधि जो है धारण की। ठीक है, तो विक्रमादित्य की उपाधि जिसने जिसने भी जो राजा ने धारण की है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व से कौन सा संवत जो है प्रारंभ किया? तो ये भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, संवत वाला जब भी आता है तो शक संवत, हिजरी संवत, सारे संवत जो है एक ही बार में आपको ऑप्शन में दे देते हैं। तो संवत से रिलेटेड जब भी सवाल हो तो पूरा संवत एक बार पढ़िए। ठीक है, तब विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व से कौन सा संवत जो है आरंभ किया? तब विक्रम संवत। ठीक है, क्योंकि विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण किया तो उसके बाद में अपने नाम से ही विक्रम संवत जो है शुरुआत किया। कब? 58 ईस्वी पूर्व से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14, ठीक है, भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14 राजाओं में से कौन सबसे अधिक विख्यात है? तो देखिए, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विक्रमादित्य की उपाधि जो है कितने राजाओं ने धारण की? तो 14 राजाओं ने, इसको भी याद रखिएगा। और उस 14 में भी सबसे ज्यादा विख्यात कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए, पल्लव, जिसको पार्थियन भी बोलते हैं, पल्लव राज, पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के पश्चात किन लोगों का जो है आधिपत्य हुआ? तब पार्थियन का हुआ। पार्थियाई जो है लोगों का मूल निवास कहाँ स्थान जो है, मूल निवास स्थान कहाँ था? तो ईरान था। ठीक है, पार्थियाई लोगों को भारतीय साहित्य में क्या कहा गया? तो पल्लव या पल्लव कहा गया, पल्लव या पहलव कहा गया। ठीक है, पल्लव शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मिथेड्रेस प्रथम था, मिथेड्रेस प्रथम था, मिथेड्रेस प्रथम था। ठीक है, पल्लव का जो है वास्तविक संस्थापक कौन था? तब मिथेड्रेस प्रथम था। ठीक है, चलिए, पल्लव वंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गोंडोफर्जनिस, गोंडोफर्जनिस था। ठीक है, पल्लव शासक गोंडोफर्जनिस की राजधानी कहाँ थी? तो ये जो है तक्षशिला थी। कहता है किस यमन राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो है भारत आया? तो गोंडोफर्निस के जो है समय में सेंट थॉमस जो है भारत आया। पल्लव की शक्ति और प्रभुता का अंत किसने किया? तो कुषाणों ने किया। ठीक है, कुषाण शासक भी अपने आप में बहुत पावरफुल थे, तो कुषाणों ने किया पल्लव की शक्ति का, प्रभुता का अंत। उसके बाद आ गए कुषाण। ठीक है, भारत में पल्लव के बाद कौन आए? तो कुषाण आए। ठीक है, ये जिस वंश के बाद दूसरा वंश आ रहा है तो यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं क्रम वाइज अरेंज करने के लिए। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कडफिसेस था। देखिए, क से कुषाण, क से कुजुल, कुषाण कुजुल कडफिसेस। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो कनिष्क हुआ। ठीक है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, पुरुषपुर या पेशावर थी। कहता है कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? तो ये मथुरा थी, जो कि एनसीईआरटी में ये भी हम बताए हैं, पढ़ाए हैं, उसमें डिटेल में पढ़ाए हैं। ठीक है, कनिष्क की पहली राजधानी फिरोजपुर और दूसरा मथुरा। ठीक है, कनिष्क ने 78 ईस्वी, ये ईस्वी याद रखिएगा, कनिष्क से जो रिलेटेड ईस्वी है वो कौन सा है? 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया? तो शक संवत चलाया। ठीक है, क्योंकि कनिष्क ने जो है कनिष्क से रिलेटेड है तो याद रखना है। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया? शक संवत चलाया। भारत सरकार द्वारा कौन सा संवत जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो शक संवत जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो शक संवत आपका हो गया 78 ईस्वी और विक्रम संवत आपका कौन सा हो गया? 58 ईस्वी। ठीक है, 58 ईस्वी विक्रम संवत। देखिए, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व और शक संवत 78 ईस्वी। ठीक है, तो ईस्वी और ईस्वी पूर्व ये दोनों में ध्यान रखिएगा। 78 ईस्वी तो ये आपका शक संवत है, शक संवत, और विक्रम संवत का 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये विक्रम संवत। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथी बौद्ध संहिता जो है किसके शासन काल में हुई?
तो कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संहिता हुई, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कहते हैं कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये महायान संप्रदाय का। हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बट गया था, तो ये महायान संप्रदाय से रिलेटेड था कनिष्क। आयुर्वेद का कौन सा विख्यात विद्वान कनिष्क का जो है राजवैद्य था? तो ये चरक थे। ठीक है, आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक ने किस पुस्तक की रचना की? तो चरक संहिता की रचना की। कई बार एग्जामों में पूछा गया है। कहते हैं वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचैत्य और संघरक्ष किसके दरबार की विभूति थे? तो ये जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे? तो वसुमित्र, पार्श्व और नागार्जुन, महाचैत्य और संघरक्ष। ठीक है, महाविभाषा सूत्र के रचनाकार जो है कौन है? तो ये जो है वसुमित्र है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको बोला जाता है? तो नागार्जुन को जो है बोला जाता है। ठीक है, चलिए महाभारत सूत्र के रचनाकार वसुमित्र सिंह है। नागार्जुन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तब माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र जो है नागार्जुन की लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ, क्योंकि मथुरा जो है उसका जो है दूसरा राजधानी भी था। कहते हैं रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये भी कनिष्क ही था। रेशम मार्ग उस समय बहुत ही फेमस हुआ करता था व्यापार के लिए। कहते हैं कुषाण शासक हुविस्क नगर कहाँ बसाया? तो कश्मीर में जो है हुविस्क नगर बसाया। ठीक है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। भारत में किसने सोने के सबसे अधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने जारी किए। कहता है पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सबसे अधिक सांचे कहाँ किस काल के हैं? तो कुषाण काल के हैं। ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वस्तु कला के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, कुषाण काल की मूर्ति कला में किसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है? तो यूनानियों का प्रभाव इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, द्वैत शासन प्रथा की शुरुआत किस काल में हुई? तो ये भी कुषाणों के काल में हुई द्वैत शासन प्रणाली। ठीक है, समांतीकरण की प्रथा किस काल से आरंभ हुई? तो कुषाणों के काल से प्रारंभ हुई। कुषाण काल में कौन से व्यापारिक संगठन थे? तो निगम, पुग श्रेणी और सार्थवाह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आता है कुषाणों के बाद जो है सातवाहन। ठीक है, सातवाहन संगम काल आता है। संगम काल। ठीक है, सातवाहन तो पढ़ चुके, संगम काल आता है। कहता है संगम किससे संबंधित है? तब विद्वानों से संबंधित है। ठीक है, कहता है संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? संगम काल 2289। ठीक है, रचनाओं का वर्णन है, इसीलिए जो है इसको विद्वानों का काल बोला जाता है। ठीक है, संगम काल किससे संबंधित है? विद्वानों से। ठीक है, कौन सा तमिल ग्रंथ संगम काल की जो है प्रसिद्ध जो है रचना है? तो तोलकापियम। तोलकापियम। ठीक है, तोलकापियम ये सब ऐसा रचना है जिसको याद रखिएगा। ये जो है आपका क्या बोलते हैं रेलवे वगैरह में पूछ लिया हुआ है सवाल सब। तोलकापियम की रचना जो है किसने की? तो ये जो है तोलकापियर ने की। ठीक है, कहता है तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोलकापियम में किससे संबंधित है सब्जेक्ट? तो व्याकरण और काव्य से। कपाटपुरम या अल्लवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो ये जो है तोलकापियम है। ठीक है, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात है? तो देखिए कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे उदयपुर। ठीक है, कहता है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल। धार्मिक कविताओं का संकलन क्या है? कुरल कहलाता था। कुरल किस भाषा में है? तो ये जो कुरल है तमिल भाषा में है। ठीक है, संगम काल के 3 परिषदों में प्रथम परिषद तेन मथुरा में स्थित है थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य थे। ठीक है, कहता है द्वितीय परिषद जो कपाटपुरम में स्थित थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य एवं तोलकापियर थे। और मथुरा में स्थित तृतीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो नकीर थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका जो है
पांड्य वंश, ठीक है। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। पांड्य राज का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये जो है मछली है। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया? तो मेगास्थनीज ने किया। किस वंश के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो ये जो है पांड्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना जो है एक दूत भेजा? तो पांड्य के, ठीक है। संगम कालीन पांड्य शासक नेडियोन ने किस प्रथा को जो है आरंभ किया? तो सागर पूजा प्रथा को जो है आरंभ किया, ठीक है। चलिए पांड्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नकल्ली नक, नल्ली या कोडन, नल्ली या कोडन, ठीक है। पांड्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नल्ली या कोडन। चोल वंश, अब उसके बाद आता है पांड्य के बाद चोल आता है, चोल वंश, ठीक है। तो मध्यकाल के आरंभ में चोल राज्य क्या कहलाता था? तो चोल मंडलम या कोरोमंडल, ठीक है। चोल मंडलम या कोरोमंडल कहलाता था। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक तो ये करिकाल हुआ। प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो करिकाल हुआ, ठीक है। करिकल गद्दी पर कब बैठा? करिकल गद्दी पर कब बैठा? तो 190 ईस्वी के लगभग में। कहता है किस चोल शासक ने जो है उद्योग धंधे और कृषि को प्रोत्साहन दिया? तो ये जो है करिकाल ने जो है कृषि और उद्योग को प्रोत्साहन दिया। किस शासक ने कावेरी तट पर फुहर और कावेरी पट्टनम की जो है फुहर और कावेरी पट्टनम की स्थापना की? तो ये जो है करिकाल। क से कावेरी, क से करिकाल, ठीक है। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को मनरम कहा जाता था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ था? उदयपुर था, ठीक है। चलिए चोल के बाद आता है पांड्य, चोल के बाद आपका आता है चेर वंश, ठीक है। चेर वंश का शासन जो है, चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो केरल पर था, ठीक है। चेर राज का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो धनुष है, ठीक है। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? तो सेंगुटुवन है, सेंगुटुवन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है किस शासक को जो है लाल चेर कहा जाता है? तो सेंगुटुवन को कहा जाता है लाल चेर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख जो है बंदरगाह है? मुजरिस, ठीक है। तो ये जो है चेर का है। कहता है किस चेर शासक ने पत्नी या कन्नगी पूजा आरंभ की? पत्नी या कन्नगी पूजा आरंभ की? तो ये जो है उदयन जेरल, ठीक है। 100 दाह की प्रथा किसकी प्रथा? तो 100 दाह की प्रथा किस वंश में जो है शुरू हो गई? तो चेर वंश में जो है शुरू हो गई 100 दाह। 100 मतलब क्या? 100 दाह मतलब चिता जलाना, चिता से चेर, वैसे भी याद हो जाएगा रिलेट करके। किस वंश के लोग जो है मृतकों को धान चढ़ाते थे? तो चेर वंश के जो है लोग जो है मृतकों को क्या चढ़ाते थे? धान चढ़ाते थे, ठीक है। कहता है संगम कालीन अंतिम चेर शासक कौन था? तो पेरून, जेरल और इम्पोइड था, ठीक है। इम्पोइड था। संगम काल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जाते हैं। तो किस युग के सभी शासक जो है पेशेवर सैनिक वाले सेना रखते थे? तो संगम युग के जो शासक है पेशेवर सैनिक सेवा रखते थे। किस युग में शत्रु की फसलों को नष्ट कर देने का विधान था? तो संगम काल में किसी का खेती बाड़ी बर्बाद कर दीजिए, उजाड़ दीजिए, यही उन लोगों का लक्ष्य हो जाता था संगम काल में। किस ग्रंथ को जो है तमिल काव्य या इलियड के नाम से जाना जाता है? तो शिल्पादिकारम को जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। किस ग्रंथ को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो मणि मेखलई को कहा जाता है। किसको? मणि मेखलई को। अब देखिए सभी के सभी चीजें एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। तो एनसीईआरटी सीरीज भी देखना नहीं भूलिए। एनसीईआरटी के सीरीज का भी आपका लिंक जो इस वीडियो में दिया हुआ है, वहां से देखिए। उसमें 6 क्लास से लेकर के जो है आपका 12th क्लास तक का आपका सोशल साइंस और साइंस इसमें पूरा कवर किया जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें जो है 6 क्लास का आपका हिस्ट्री चल रहा है। एनसीईआरटी 6 क्लास, एनसीईआरटी 6 क्लास का हिस्ट्री चल रहा है इसमें, ठीक है। चलिए तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मणि मेखलई नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये जो दोनों ग्रंथ है शिल्पादिकारम और मणि मेखलई किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। किस महाकाव्य में
कपालिक और शैव धर्म का उल्लेख है तो मणिमेखलाई में है, ठीक है, मणिमेखलाई में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल भाषा का ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जीवक चिंतामणि महाकाव्य किस महाकवि जैन मुनि द्वारा लिखा गया है, तो तिरुतक्क देवर, ठीक है, तिरुतक्क देवर। संगम युग में को शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, तो ये राजा या भगवान के लिए होता था। को शब्द का को शब्द का प्रयोग होता था। कहता है संगम युग में किसके लिए नगर कोटम पुरई और कोली शब्दों का प्रयोग होता था, तो ये जो है मंदिर के लिए होता था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, VVI हो जाता है, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। संगम काल में सेनाध्यक्षों को कौन सी उपाधि दी जाती थी, तो एनआरडी की उपाधि जो है दी जाती थी। संगम काल में सेना अध्यक्ष को एनआरडी बोला जाता था। संगम काल में शासक वर्ग को जो है शासक वर्ग को अरसर बोला जाता था, ठीक है। संगम काल में खेत मजदूर का काम करने वाले निचले वर्ग के लोग को जो है कड़ैसियर बोला जाता था। कड़ैसियर बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम काल में बड़े गांव जो है पेरूर कहलाता था। संगम काल में छोटे गांव जो है सिरूर कहलाता था। तो पेरूर बड़ा और सिरूर छोटा। अब देखिए पेरूर बड़ा हो जाएगा, सिरूर मतलब सिकुड़ गया, पहले बड़ा था, सिरूर मतलब सिकुड़ गया, तो वो सिरूर हो जाएगा, ठीक है, छोटे गांव। संगम काल में पुराने गांव क्या कहलाता था, तो मुडूर कहलाता था। मतलब अब पुराना हो गया, मूड बदल गया तो मुडूर हो गया, ठीक है, पुराना मुडूर। अब उसके बाद आता है गुप्त वंश, ठीक है। देखिए कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद किस नए साम्राज्य का दुष्प्रभाव हुआ, तो ये जो है प्रादुर्भाव हुआ, तो ये गुप्त साम्राज्य का हुआ, गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ, तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये घटोत्कच था। गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र कौन हुआ, तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक, ठीक है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ, तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा, तो 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ, तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के ने किसकी उपाधि धारण की, तो महाधीराज की उपाधि धारण की। और गुप्त संवत की शुरुआत, अब देखिए यहाँ गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो चंद्रगुप्त प्रथम। विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत, 3 संवत अभी तक पढ़ चुके। समुद्रगुप्त, अब उसके बाद आया समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा, तो ये जो है 335 ईस्वी में बैठा। समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम क्या है, तो ये जो है कांच है। तथा समुद्रगुप्त को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो भारत का नेपोलियन के नाम से जो है जाना जाता है। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है, दरबारी कवि जो है हरिसेन, बहुत पूछा जाता है। हरिसेन ने किसकी रचना की है, तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की है, तो अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि धारण की है, ठीक है। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो प्रयाग प्रशस्ति में उपलब्ध है। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए जो है आकृति में अंकित कराया है, तो समुद्रगुप्त ने कराया है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। देखिए तो ये कहने के लिए वन लाइनर है, लेकिन ये बहुत डीपली है, आपका टॉपिक वाइज आप देख रहे हैं कि टॉपिक वाइज इसमें चीजें चल रही है, तो ये आपके एग्जाम के लिए खासा हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। किस गुप्त शासक का लक्ष्य जो है धरनी बंध मतलब पृथ्वी को बांधना था, तो समुद्रगुप्त का था, ठीक है। समुद्रगुप्त के युद्ध विजय को क्या नाम दिया गया है, तो प्रश्न बोधरण कहा गया है, प्रश्न बोधरण कहा गया है, ठीक है। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी बोला जाता है 380 से 413 ईस्वी पूर्व, ठीक है।
चलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं। कहते हैं समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो रामगुप्त हुआ। ठीक है, समुद्रगुप्त का रामगुप्त का वध करके किसने राज सिंहासन पर अधिकार किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पे कब बैठा? तो 380 ईस्वी में बैठा। देवगुप्त की उपाधि प्राप्त करने के कारण किसे देवगुप्त प्रथम कहा गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, ठीक है, किस शासन काल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया। कई बार एग्जाम में आया है। किस पर विजय के उपलक्ष्य में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए? तो शकों के उपलक्ष्य में जो है शकों पर। ठीक है, अब उसके बाद आया कुमारगुप्त प्रथम 413 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुमारगुप्त प्रथम हुआ। गोविंद गुप्त इसी को बोला जाता है। कुमारगुप्त प्रथम जो है गद्दी पर कब बैठा? तो 413 ईस्वी में बैठा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो ये जो है कुमारगुप्त ने किया। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो महेंद्र द्वितीय के नाम से जाना जाता है। किस शासक ने जो है मुद्राओं पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई? तो कुमारगुप्त ने जो है कराई। उसके बाद आया स्कंदगुप्त जो कि 455 से 467 ईस्वी है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त राजधानी कब बैठा राजगद्दी पे? तो ये 455 ईस्वी में बैठा। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित किस झील का पुनरुद्धार किया? सुदर्शन झील का। बहुत इंपॉर्टेंट है। हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में जो है शक्रोपम कहा गया? तो कहम स्तंभ में, कहम स्तंभ। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में प्रशासन कैसे था उसका देखिए। यहाँ से भी सवाल सब अक्सर जो है पूछे जाते हैं। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक की। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था? तो ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ठीक है, ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? तो ग्रामीण कहलाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहते थे? तो पीठ कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो देश थी। गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो भुक्ति थी। उसके बाद गुप्त वंश में देश के शासक क्या कहलाते थे? तो गोप्ता कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे? गोप्ता। गुप्त वंश में भुक्ति के शासन क्या कहलाते थे? तो ऊपरी कहलाते थे। गुप्त वंश में सम्राट का परामर्शदाता क्या कहलाता था? तो राजा मात्य कहलाता था। ठीक है, गुप्त वंश में महाबली अधिकृत किसे कहा जाता है? तो सेनापति को कहा जाता है। गुप्त वंश में गज सेना का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो महापीपलुपति कहलाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो दंडपाशिक कहलाता था। गुप्त वंश में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो जाट भाट कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में जो है भुक्ति के नीचे कौन सा प्रशासनिक इकाई होती थी? तो विषय होती थी। क्या होती थी? विषय होती थी। गुप्त काल में विषय के प्रमुख जो है क्या कहलाते थे? तो विषयपति कहलाते थे। गुप्त काल में राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो सर्वाध्यक्ष होता था। ठीक है, गुप्त काल में संधि युद्ध का मंत्री या परराष्ट्र मंत्री कौन होता था? तो महासंधि विग्राहक होता था। ठीक है, गुप्त काल में राजकीय पत्रों या रिकॉर्ड का मंत्री कौन होता था? तो अक्षपटलाधिकृत होता था। अक्षपटलाधिकृत होता था। गुप्त काल में सम्राट की स्त्रियों के अंतःपुर का रक्षक क्या कहलाता था? तो प्रतिहार कहलाता था। ठीक है, गुप्त काल में राजमहल के रक्षकों को मुखिया जो है क्या होता था? तो महाप्रतिहार कहलाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में पदाधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ वर्ग कौन सा था? तो कुमारा मात्य इसको कहलाता था। ठीक है, कुमारा मात्य। गुप्त काल में व्यापारिक समितियों को क्या कहते थे? तो निगम कहते थे। गुप्त काल में जो है प्रधान कौन होता था निगम का? तो श्रेष्ठी होता था। गुप्त काल में कृषि योग करने की भूमि को जो है क्या कहते थे? तो क्षेत्र बोला जाता था। ठीक है, गुप्त काल में वास करने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो वास्तु कहते थे। गुप्त काल में जो है पशुओं का चारा योग भूमि को क्या कहते थे? तो चारागाह कहा जाता था। गुप्त काल में जो है जोतने योग भूमि को क्या कहा जाता था? खिल्य कहा जाता था। गुप्त काल में जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अप्रहत कहा जाता था। ठीक है, चलिए
गुप्त काल में नगर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो पुरपाल होता था। गुप्त काल में ग्राम सभा के सदस्य क्या कहलाते थे? तो महत्तर कहलाते थे। गुप्त काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तो उज्जैन था। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी किए? तो गुप्त राजाओं ने जारी किए। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर में हुआ है। ठीक है, गुप्त काल में जो है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था। ठीक है, तो ये सभी प्रशासनिक शब्द है, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल सब बनते हैं। गुप्त काल में सामाजिक जीवन कैसे आया? तो देखिए, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में थी। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो गणिका कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? तो गुप्त काल में शुरू हो गई। गुप्त काल में राजवंशों के आचार्य या अध्यापक का कार्य कौन करते थे? तो ब्राह्मण करते थे। गुप्त काल में प्रदा प्रथा प्रचलित किन स्त्रियों में था? तो केवल उच्च वर्ग के स्त्रियों में था। गुप्त काल में पुत्र के अभाव में संपत्ति पर किसका अधिकार था? तो पत्नी या कन्या का अधिकार था। ठीक है, गुप्त काल में व्यापारियों के शैलियों की श्रेणी से संबंधित स्थल कौन सा था? इंदौर था। गुप्त काल में गंधिक श्रेणी से संबंधित स्थल कौन सा था? तो ये जो है कौशाम्बी था। गुप्त काल में रेशम बुनकर से संबंधित स्थल कौन था? मंदसौर था। गुप्त काल में अनाज व्यापारी जो है किस स्थल से संबंधित थे? उज्जैनी स्थल से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में हाथी दांत के कारीगरों से संबंधित स्थल कौन थे? तो ये विदिशा था। और गुप्त काल में बुनकरों का स्थल कौन सा था? तो नासिक था। ठीक है, अब गुप्त काल में का धार्मिक जीवन कैसा था? धार्मिक स्थिति वो देखिए। चलिए देखिए, गुप्त शासन किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त शासकों का राज चिन्ह क्या था? तो विष्णु का वाहन गरुड़ था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जो कि झांसी में पड़ता है, उसका दशा अवतार मंदिर है। ठीक है, इसी से पता चलता है कि वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि किसके अवतार है? तो ये जो है विष्णु के अवतार है। ठीक है, चलिए विष्णु के अवतारों में से अभी तक कौन सा अवतरित जो है नहीं है? तो ये कल्कि अवतरित नहीं है, हो सकता है आगे चल के कल्कि अवतार आए। कहता है किस काल में ब्राह्मण धर्म ने विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की? तो गुप्त काल में। किस काल में शिव पूजा का प्रसार लिंग के रूप में हुआ? तो गुप्त काल में। ठीक है, किस गुप्त सम्राट ने कुछ सिक्कों पर जो है शिव के वाहन नंदी बैल का चित्र ये किया था? स्कंद गुप्त ने। ठीक है, कुमार गुप्त और बंधु बंधु वर्मा के मंदसौर शिला लेख में किस देवता की उपासना का वर्णन है? तो सूर्य उपासना का जो है इसमें उल्लेख है। बद्रीनाथ, पुरी, कांची और द्वारिका किस नाम से प्रसिद्ध है? तो चार धाम के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बद्रीनाथ, पुरी, कांची और द्वारिका। ठीक है, ये चार धाम का यात्रा लोग करते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया जो कि हरिद्वार है, काशी, उज्जैन, कांची, द्वारिका को क्या कहते हैं? तो मोक्षदायी जगह कहा जाता है। यहाँ से भी सवाल बनते हैं। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में गुप्तकालीन गुफाएं कौन सी है? तो गुफा संख्या 16 और 17 जो है गुप्तकालीन है। विंध्य जंगल में किस जाति के लोग जो है अपने देवताओं को मनुष्य का जो है मांस चढ़ाते हैं? तो सबर जाति के लोग जो है अपने देवताओं को मांस चढ़ाते हैं। ठीक है, गुप्त काल में शिव की प्राचीन मूर्ति मुडली मलम लिंग कहाँ से मिली है? तो रेनगुटा से मिली है, रेनगुटा से। ठीक है, गुप्त सम्राट स्वयं को क्या कहते थे? तो परम भागवत कहते थे। ठीक है, चलिए गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। किस काल की मूर्ति कला में अंतरात्मा एवं मुखाकृति में सामंजस्यता दिखाई पड़ती है? तो गुप्त काल में। ठीक है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। उत्तर भारत की मंदिर कला शैली को क्या कहा जाता है? तो नागर शैली कहा जाता है, उत्तर का। ठीक है, और वही दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का नागर, दक्षिण भारत का द्रविड़। द से दक्षिण, द से दक्षिण, द से द्रविड़, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और दक्षिणा पथ की कला शैली को क्या कहा जाता है? वेसर शैली। और मेहरौली जो कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में हुआ। ठीक है, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में ये हुआ है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तोत्तर काल की मूर्ति कला में किसका प्रभाव अधिक है? तो सांकेतिकता का जो है ज्यादा प्रभाव है उसमें। अजंता चित्रकला के विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जन साधारण के जीवन की अत्यंत सजीव झांकी जो है किन मूर्ति कलाओं में है? तो भरहुल और बोध गया, सांची और अमरावती में है। ठीक है, तथा अजंता की चित्रकला में शाश्वत भागों की अभिव्यंजना किन चित्रों में जो है तो माता और शिशु, मरणासन और राजकुमारी, ये दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर अजंता गुफाओं के समान गुफाएं मिली है? तो बाढ़, जिसको धार भी बोलते हैं। कहते हैं भगवान शिव के एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। ठीक है, शिव अर्धनारीश्वर रूप शिव अर्धनारीश्वर रूप की रचना किस काल में कलाकारों ने की? तो गुप्त काल में कलाकारों ने की। ठीक है, शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में हुआ? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर में शिखर का सबसे पहले प्रयोग हुआ। देवगढ़ के दशावतार मंदिर किस देवता की मूर्ति स्थापित हुई? तो विष्णु की देवता। ठीक है, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तिकवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ है? तो भुमरा, खो, नागौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए गुप्तकालीन पर्वतीय मंदिर कहाँ स्थित है? तो नचना, ठाकुर, मध्य प्रदेश। ठीक है, कुठार, नचना, कुठार, मध्य प्रदेश। गुप्तकालीन लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो भीतर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। गुप्त काल में साहित्य एवं शिक्षा कैसा है वो देखिए। गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा चैप्टर है। कहते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो गुप्त काल को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन हुए? तो कालिदास हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत भाषा में लिखे गए किस ग्रंथ को जो है संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है? तो पंचतंत्र। ठीक है, तो विष्णु शर्मा का लिखा हुआ है पंचतंत्र। ठीक है, चलिए संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। कहता है आर्यभट्ट ने कौन से प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की? तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना की। ठीक है, पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल की है? तो गुप्त काल में है। बड़ा मिहिर एवं ब्रह्मगुप्त के शासन के दरबार में प्रमुख विद्वान थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका किसने लिखी? तो वराहमिहिर ने लिखी। बृहद जातक तथा लघु जातक की रचना किसने लिखी? तो वराहमिहिर ने लिखी। ठीक है, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई है? तो गुप्त काल में हुई है। ठीक है, अमर कोश के लेखक अमर सिंह शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? तो कालिदास ने लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, तथा गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम संबंध किससे है? तो चिकित्सा से संबंध है। कामत कृत नीतिसार, कामत द्वारा लिखा नीतिसार की रचना किससे प्रभावित है? तो ये जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से प्रभावित है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में वान भट्ट ने किस प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की? तो अष्टांग हृदय का जो है रचना की है। ठीक है, कौमुदी महोत्सव नाटक के लेखक कौन है? तो विजिका है। अभिनव भारती की किसकी रचना है? तो अभिनव गुप्त की है। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की है। ठीक है, श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? तो ये जो है भोज की रचना है, मतलब श्रृंगार कर करके भोज खाने जाइए। ठीक है, तो भोज की रचना है। न्याय दर्पण किसकी रचना है? तो रामचंद्र का है। ठीक है, रामचंद्र कैसे थे? न्याय के प्रतीक थे। ठीक है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसने की? तो वाग्भट ने की। ठीक है, वाग्भट ने। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। ठीक है, गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीक अब कैसा था वो देखिए। गुप्त काल के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो गणितज्ञ होने के साथ साथ एक महान खगोल विज्ञानी भी था? तो आर्यभट्ट थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये आर्यभट्ट ने बताया। ठीक है, आर्यभट्ट ने किस पुस्तक में यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एवं जो है
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो सूर्य सिद्धांत में, ठीक है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो गुप्त युग को जाता है। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया, ठीक है। किसने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप जो है त्रिकोणमिति का जन्म हुआ? तो आर्यभट्ट है, ठीक है। गुप्त युग में जो है किसके सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण पर भी प्रकाश डाला? तो आर्यभट्ट है। शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय द्वारा कब किया गया? तो ईसा पूर्व जो है 2री सदी में। ब्रह्मगुप्त ने किस पुस्तक में यह बताया कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर जो है खींचती है? तो ब्रह्म सिद्धांत में बताया। किसने सिद्ध किया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है? तो बड़ा मिहिर ने बताया, ठीक है। किसने ग्रहों के संचार एवं अन्य खगोलीय समस्याओं के अध्ययन में जो है यूनानियों की अनेक कृतियों का जो है सहारा लिया? तो ये जो है बड़ा मिहिर था, ठीक है। किसने जो है रस चिकित्सा नामक पुस्तक की रचना की तथा सिद्ध किया कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि धातुओं में रोग निवारण की शक्ति विद्यमान है? तो धन्वंतरी ने किया, ठीक है। आयुर्वेद का पिता किसको कहा जाता है? तो ये धन्वंतरी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गुप्तोत्तर काल, ठीक है। चलिए, कहते हैं पुष्यभूति या वर्धन वंश, ठीक है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो ये पुष्यभूति ही हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात पुष्यभूति वंश की स्थापना कहाँ की गई? थानेश्वर, अंबाला, हरियाणा में की गई, ठीक है। पुष्यभूति की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी, ठीक है। चलिए, अब है वर्धन वंश के किस शासक ने जो है परम भट्टारक और महाधीराज की जो है उपाधि धारण की? तो प्रभाकर वर्धन ने धारण की, ठीक है। हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? तो हर्षवर्धन था। हर्ष के अग्रज हर्षवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? तो गौर नरेश शशांक ने की, ठीक है, शशांक ने की। अब शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो शशांक से शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है, शैव धर्म का अनुयायी था। बोधि वृक्ष जो कि बोध गया में किसने कटवा दिया? तो शशांक ने कटवा दिया। पुष्यभूति वंश के किस शासक ने शशांक को पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया, ठीक है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है किसे बनाया? तो कनौज को बनाया। हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, ठीक है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो हर्षवर्धन की जो है पराजय हुई, ठीक है। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो सी की रचना जो है की हुएनसांग ने, ठीक है। फाहियान जो है फारसी की रचना की। किस चीनी यात्री को जो है वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है? तो वेनसांग को ही बोला जाता है। वेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा? तो ये 14 साल रहा, ठीक है। वेनसांग किस विद्यालय में 1.5 वर्ष रहकर योगा शास्त्र का अध्ययन किया? तो नालंदा में। वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया? तो बौद्ध धर्म को, ठीक है। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को अपनाया? तो महायान शाखा को अपनाया। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो वानभट्ट था। हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना किसने किया? तो वानभट्ट ने किया, ठीक है। चलिए, प्रियदर्शिका और रत्नावली नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना जो है किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया, ठीक। किस शक को जो है द्वितीय अशोक जो है कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। किस शासक जो है शकलोत्तरा पथनाथ कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किस मौखरी नरेश के साथ हुआ था? तो गिरी वर्मा के साथ हुआ था, ठीक है। ये एफएम की तरह सुनते जाना आराम से दिमाग में सेट होते चला जाएगा, ठीक है। तथा हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में किस संवत की स्थापना की? तो हर्ष संवत की स्थापना की, ठीक है। चलिए, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, कहाँ? कनौज और प्रयाग में। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो हर्षवर्धन को जाता है, ठीक है। हर्ष के अधीनस्थ शासक क्या कहलाते थे? तो महासामंत कहलाते थे।
महासामंतों को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था? तो महाराजा के नाम से। हर्ष की मंत्री परिषद शामिल मंत्री को जो है अमात्य कहा जाता था। अमात्य को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था? सचिव के नाम से। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य किस इकाई में विभक्त था? तो ये प्रांत में विभक्त था। ठीक है, प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, जो कि गुप्त काल में भी बोला जाता है। भुक्ति का शासक क्या कहलाता था? तो उपरी कहलाता था। उपरी को अन्य किस नाम से पुकारते थे? राजस्थानीय या राष्ट्रीय पुकारते थे। ठीक है, तो किस काल में क्या बोला जाता था, ये बहुत मायने रखता है, याद रखना होगा। हो सकता है ये आप इसमें ये चीज पढ़ रहे हैं, दूसरे वंश में अलग हो जाए। भुक्ति का विभाजन किस इकाई में हुआ था? तो जिला में हुआ था। हर्षचरित्र में प्रांतीय शासकों के लिए क्या शब्द था? तो लोकपाल का। जिले के प्रशासन को क्या कहा जाता था? तो विषयपति कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ये ग्राम थी। ठीक है, ग्राम के प्रधान को जो है ग्रामा छपट्टिलक कहा जाता था। ठीक है, पुलिस विभाग के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? दंड पाशिक तथा दंडिक कहा जाता था। ठीक है, अश्व अश्व सेना के अधिकारियों को जो है बृहदेश्वर कहलाता था। पैदल सेना के अधिकारियों को जो है बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहलाता था। हर्ष के समय कौन सा स्थान सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ये मथुरा था। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में किन 3 करों का उल्लेख है? तो भाग का, हिरण्य का और बलि का है। मान, मयूर, सामान्य, दिवाकर, धर्म, कृति और भर्तृहरि आदि विद्वान किस शासक के दरबार में थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में थे। ठीक है, हर्ष के दरबारी कवियों की रचना संग्रह को क्या कहते हैं? तो जातक कमाल कहा जाता है। हर्ष के किस दरबारी विद्वान ने सूर्य भगवान की स्तुति में सूर्य शतक लिखा था? तो ये मयूर के। ठीक है, कहते हैं हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र थे। मालती माधव, उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्र किसकी रचना है? तो भवभूति की रचना है। ठीक है, अब है राजपूतों के राज। कहते हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? तो राजपूत काल के नाम से जो है जाना जाता है। किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों से माना है? तो गौरी शंकर ओझा। ठीक है, किस पुस्तक में लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो पृथ्वीराज रासो में। कलहन की राज तरंगिणी, कलहन की लिखी गई राज तरंगिणी है। कितने राजपूत कुलों का वर्णन है? तो 36 राजपूत कुलों का वर्णन है। और राज तरंगिणी में जो है कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। गुर्जर प्रतिहार, अब गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो मलवा का शासक नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट को किस सम्राट ने हराया? तो राजपूत सम्राट गोविंद तृतीय ने। प्रतिहार वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? तो मिहिर भोज था। मिहिर भोज अपनी राजधानी किसे बनाया? तो कनौज को बनाया। मिहिर भोज ने विष्णु के समान किसकी उपासना की? तो आदि बड़ा की उपासना की। ठीक है, उसके बाद जो आता है मालवा के परमार। परमार वंश के संस्थापक कौन है? तो उपेंद्र राज है। उपेंद्र राज की राजधानी कहाँ है? धारा नगरी। परमार वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन है? तो राजा भोज है। भोपाल दक्षिण में भोजपुर नामक झील जो है निर्माण किसने कराया? राजा भोज ने कराया। भोजपुर नगर की स्थापना किसने की? तो राजा भोज ने किया। राजा भोज किसकी उपाधि धारण किए? तो कविराज की उपाधि धारण किए। नैषधीय चरित्र के लेखक कौन थे? तो श्री हर्ष थे। प्रबंध बंध चिंतामणि की रचना जो है किसने की? तो मेरु तुंग ने की। नौ साहसांक चरित्र के रचयिता कौन थे? तो ये जो है पद्म गुप्त थे। ठीक है, 10 रूपक के रचयिता कौन थे? तो धनंजय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमार वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो तोमर वंश का हुआ। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर वंश ने की। तो अनंग पाल ने की। चौहान या चहमान, कहता तोमर वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो चहमान वंश आया। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव है। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो अहिछत्र था। अजय राज द्वितीय ने किसे अपनी जो है राजधानी बनाया? तो अजमेर नगर को। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान हरिकेरी नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? तो विग्रह राज जो है फोर्थ ने। तथा विग्रह राज फोर्थ के राजकवि कौन थे? तो ये जो है सोमदेव थे। ललित विग्रह राज नामक नाटक किसने लिखा? तो सोमदेव ने लिखा। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय राजकवि था तो चंद्रवर दाई।
ठीक है। कहते हैं पृथ्वीराज राजसों की रचना किसने की, तो चंद्रवर दाई ने की। ठीक है। रणथंभौर के जैन मंदिर शिखर किसके शासक ने बनवाया, तो पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया। ठीक है। तराई का प्रथम युद्ध जो है आपका 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ, तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। ठीक है। तराई के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, तो पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई, मोहम्मद गोरी हारा गया। ठीक है। तराई के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुई, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज तृतीय हार गया। उसके बाद आया जो है गढ़वाल वंश। ठीक है। गढ़वाल वंश का संस्थापक जो है चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश की राजधानी जो है वाराणसी थी। उस वंश में सबसे शक्तिशाली राजा जो है गोविंद चंद्र थे। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जो है जयचंद्र हुआ और जयचंद्र की पुत्री संयोगिता किसने स्वयंवर को अपहरण कर लिया गया था, तो पृथ्वीराज तृतीय। किसके विरुद्ध जो है 1194 में चंद्रवर का युद्ध जो है जयचंद्र की मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद गोरी। कृत्य कल्यपतरु नामक ग्रंथ जो है की रचना है तो लक्ष्मीधर की है। उसके बाद आता है बुंदेलखंड के जो है चंदेल। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड में जो है किस वंश का शासन रहा, चंदेल वंश का। चंदेल वंश का संस्थापना कब हुआ, तो ननुक ने किया। चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी जो है कालिंजर हुआ। चंदेल वंश के राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर कहाँ स्थानांतरित किया, तो खजुराहो में स्थानांतरित किया। चंदेल वंश का पहला स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ, तो यशोवर्मन हुआ, यशोवर्मन। उसके बाद जो है यशोवर्मन कनौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा को पराजित किया था। देवपाल को जगन जिन्नाथ और विश्वनाथ वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने किया, तो राजा धंग ने किया। ठीक है। प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना किसने की, कृष्ण मिश्र ने की। कृष्ण मिश्र जो है किस चंदेल शासक के दरबार में रहता था, तो कीर्ति वर्मन के दरबार में रहता था। अल्हा और रुदल किस दरबार से संबंधित सेना नायक है, तो चंदेल शासकों से। अपने अभिलेखों में हिंदी देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन सा है, तो चंदेल है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चंदेल के बाद सिसोदिया आता है। ठीक है। सिसोदिया वंश के शासक किस क्षेत्र पर शासन करते थे, मेवाड़ पे करते थे। सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ था, तो चित्तौड़ था। सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे, तो सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के किस शासक ने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया, तो राणा कुंभा ने। ठीक है। सिसोदिया वंश के राणा कुंभा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ, तो खतौली का युद्ध हुआ। ठीक है। उसके बाद गुजरात के सोलंकी, जिसको चालुक्य भी बोलते हैं, वो आया। तो गुजरात के सोलंकी वंश का संस्थापक जो है मुल्कराज प्रथम थे। इसकी राजधानी जो है अहिलवाड़ था। सोलंकी वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक जो है जय सिंह सिद्धराज हुए। ठीक है। सिद्ध प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहता था, जय सिंह सिद्धराज के। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो जैन सिंह सिद्धराज ने कराया। महमूद गजनी ने किसके शासन काल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो भीम प्रथम के काल में। ठीक है। आबू पर्वत पर दिलवारा प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया, तो भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनाया। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो भीम द्वितीय था। मेढोरा सूर्य मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ, तो सोलंकी वंश में हुआ। ठीक है। उसके बाद जो है बंगाल के राज्य आता है। ठीक है। जिसमें पाल वंश है। पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल है 750 ईस्वी में। गोपाल की राजधानी कहाँ है, तो मुंगेर है। गोपाल किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के। गोपाल किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उदंतीपुरी विश्वविद्यालय। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ, तो धर्मपाल हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया, तो धर्मपाल ने किया। किन वंशों के बीच कनौज के लिए त्रिपक्षीय जो है संघर्ष हुआ था, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है। चलिए उदंतीपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का जो है निर्माण किस शासक ने किया, देवपाल ने। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किन शासकों के समय में हुआ, तो पाल शासकों के समय हुआ। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद सेन वंश आया, पालीय और सेन।
ठीक है, सेन वंश। सेन वंश की स्थापना जो है समंत सेन ने गढ़ में की। समंत सेन की राजधानी जो है नदिया लखनऊ थी, जिसको बोलते हैं। सेन वंश का प्रत्येक स्वतंत्र शासक हुआ विजय सेन। दान सागर अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने की, तो सेन शासक बलाल सेन ने। ठीक है, अद्भुत सागर को पूर्ण रूप किसने दिया, तो लक्ष्मण सेन ने दिया। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ, तो लक्ष्मण सेन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोविंद गीत गोविंद लेखक जयदेव, पवन दूत लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व लेखक हलायुद्ध किस सेना शासक के दरबार में थे, तो लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री कौन था, हलायुद्ध था। देवपारा प्रधमुनेश्वर मंदिर, जिसका शिव का विशाल मंदिर की स्थापना किसने की, तो विजय सिंह ने की। अभिलेखों को हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था, तो ये जो है सेन वंश था। इसके बाद मध्य एशिया, मध्य और दक्षिण भारत के राज्य, जिसको वाकाटक वंश आया। ठीक है, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ, जिसको बेरार भी बोलते हैं, सातवाहनों के स्थान पर किस स्थानीय शक्ति प्रमुख जमाया, तो वाकाटक वंश में। ठीक है, वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में किसने की, तब विंध्य शक्ति ने की। वाकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ, तब प्रवर सेन प्रथम हुआ। किस वाकाटक शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की एवं 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो प्रवर सेन प्रथम ने। ठीक है, किस गुप्त राजा ने अपनी पुत्री जो है प्रभावती की शादी वाकाटक वंश में की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वाकाटकों के सहयोग से किस राज्य को विजित करने में सफलता प्राप्त की, तो गुजरात में। वाकाटक किस धर्म के महान पक्षधर थे, तो ब्राह्मण धर्म के जो है महान पक्षधर थे। उसके बाद आया वतापी, जिसको चालुक्य भी बोलते हैं, बादामी या बतापी के चालुक्य। ठीक है, ऐसे याद रखें। बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, तो जय सिंह ने की। सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ, तो पुलकेशिन द्वितीय हुआ। जिनेन्द्र मेघूती मंदिर किसने बनवाया, तो पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की, तो परमेश्वर की उपाधि जो है धारण की। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कब पराजित किया, तो 642 ईस्वी में। ठीक है, ये होल अभिलेख जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। ठीक है, वतापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन है, याद रखिएगा, कीर्तिवर्मन है। ठीक है, इसके बाद आता है वेगी के चालुक्य। ठीक, कहता है दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, तो विष्णुवर्धन ने की। दक्षिण भारत के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है, तो वेगी आंध्र प्रदेश। देखिए इसमें जितने भी सवाल हैं कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका सेशन। वेगी के चालुक्य का सबसे प्रतापी राजा कौन है, तो विजयादित्य तृतीय है। विजयादित्य तृतीय का सेनापति कौन था, तो पडरंग था। ठीक है, पडरंग। अब आता है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव किसने डाली, तो चालुक्य तैलप द्वितीय ने डाली। कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी, तो मानेखेट थी, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। किस चालुक्य शासक ने मानेखेट से हराकर कल्याणी, जो कि कर्नाटक में, राजधानी स्थापित की, तो सोमेश्वर प्रथम। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, तो विक्रमादित्य 6 हुआ। ठीक है, चलिए मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो विज्ञानेश्वर ने की। विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने की, तो विल्हन ने किया। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर किस चालुक्य शासक के दरबार में जो है रहते थे, तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में। उसके बाद आया राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, तो दंती दुर्ग है। ठीक है, चलिए दंती दुर्ग ने राजपूत राजवंश की स्थापना जो है 752 ईस्वी में की। दंती दुर्ग की राजधानी कहाँ है, तो मानेखेट है। ये सब सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मानेखेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मणिकर के नाम से जाना जाता है। एरोड़ा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया। किस राजपूत शासक ने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, तो ध्रुव ने। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को किसने पराजित किया, तो ध्रुव ने। पल्लव पांड्य केरल गंग शासकों के संघ को जो है राष्ट्रकूट शासकों ने पराजित किया, तो गोविंद तृतीय ने। अरब निवासी अल-मसूदी किस राष्ट्रकूट शासक के शासनकाल में भारत आया, इंद्र तृतीय के शासनकाल में। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महाशासक कौन हुआ, तो कृष्ण तृतीय हुआ। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय हुआ, तो राष्ट्रकूटों के टाइम में हुआ। और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जो है किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का जो है ये अनुयायी था। ठीक है,
कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना किसने की? तो अमोघ वर्ष ने की। आदि पुराण की रचना जो है किसने की? तो जिनसेन ने की। गणित सागर संग्रह की रचना किसने की? महावीराचार्य ने की। अमोघ वृत्ति की रचना किसने की? तो शक्तयायना ने की। ठीक है, शक्तायना ने की। एलोरा में कृति शैलकृत गुफाएं हैं, तो कितनी गुफाएं हैं? 34 है। एलोरा में कौन सी गुफाएं बौद्धों से संबंधित है? तो गुफा संख्या 1 से 12 जो है एलोरा में बौद्धों से संबंधित है। एलोरा में कौन सी गुफाएं हिंदुओं से संबंधित है? तो गुफा संख्या 13 और 29 जो है हिंदू से है। कौन सी गुफा जैनियों से संबंधित है? तो गुफा संख्या 30 और 34, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक जो है सिंह विष्णु है। सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना जो है 575 ईस्वी में की। सिंह विष्णु अपनी राजधानी जो है कांची को बनाया, जो तमिलनाडु में। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी किस पल्लव शासक के दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित था। ठीक है, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किस पल्लव शासक के दरबार में रहता था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। मितविलास प्रहसन की रचना किस पल्लव शासक ने किया? तो महेंद्र वर्मन ने किया। ठीक है, महाबलीपुरम महाबलीपुरम एकाश्म मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया। किस पल्लव शासक ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, कांच के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। कैलाश नाथ मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्राविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर से शुरू हुई मानी जाती है? तो कैलाश मंदिर से मानी जाती है। अब है पूर्वी गंग वंश। किस वंश को कलिंग के चेर गंग के नाम से पुकारा जाता है? तो पूर्वी गंग वंश को पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंग वंश का संस्थापक कौन था? गंग वंश का तो ब्रज हस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कोकणी था। ठीक है, कोकणी वर्मा। किस गंग शासक ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया? तो नरसिंह देव वर्मन ने। किस मंदिर को जो है काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। गंग वंश किस शासक ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर का जो है नागर शैली का निर्माण करवाया? तो अनंत वर्मन ने करवाया। ठीक है, दशक पुत्र पर जो है दशक सूत्र पर टीका लिखने का गंग शासक कौन था? तो माधव प्रथम था। पुरी के प्रथम जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में कराया गया? नागर शैली में कराया गया। नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? तो लिंगराज मंदिर है। गंग वंश के पहले कलिंग में शासन करने वाले किस जो है शासकों ने भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया? तो केसरी शासकों ने कराया। ठीक है, उसके बाद आता है चोल वंश। ठीक है, तो चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयालय है। 850 से 87 ईस्वी पूर्व 87 ईस्वी। विजयालय ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो तांजया को बनाया। निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर किसने बनाया? तो विजयालय ने बनाया। चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो आदित्य प्रथम ने की। ठीक है, पल्लवों पर जो विजय के उपलक्ष्य आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? तो कोदंडराम की। तंजौर में राज राजेश्वर शिव मंदिर की जो है किसने बनाया? तो राज प्रथम ने बनाया। चोल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किस शासन में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद महेंद्र पाल किसकी उपाधि धारण की? तो गैंगोड चोल की। गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस भारतीय शासक के समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम के। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन। चोल प्रशासन में उच्च पदाधिकारियों को जो है पेरून धर्म कहा जाता था। निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरून धरन कहा जाता था। चोल प्रशासन में राजा के आदेशों को लिखने वाले को क्या कहा जाता था? उड़न उत्तम कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? तो पदाति सेना थी। चोल काल में अग्रहों और ब्राह्मण वस्त्रियों के सभा को जो है पेरुम कल कहा जाता था। ठीक है, चोल काल में व्यापारियों की सभा को जो है नगरम कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को जो है चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। चोल काल में दान दी गई भूमि को जो है गमदे कहा जाता था। चोल काल में मंदिरों से संबंधित नृत्य कला में निपुण महिलाएं जो है क्या कहलाती थी? तो देवदासी कहलाती थी।
चोलकालीन दक्षिण भारत में कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो उदयान और मध्यान्ह, ठीक है। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कासू कहा जाता था, ठीक है। तमिल साहित्य में त्रिनेत्र किसे कहा जाता था? तो कम्बन, ओटा, कुट्टन और पुंगलेदी को कहा जाता था, ठीक है। कन्नड़ साहित्य के त्रिनेत्र किसने कहते हैं? तो पंप, पूवन और रन को कहा जाता है। पंप, पूवन और रन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है चोल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो कावेरी पट्टनम था। चोल काल में सड़कों को देखभाल कौन सी समिति करती थी? तो बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? तो धान था, ठीक है। अब है गुप्तोत्तर कालीन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसके बाद जो है आपका ये मैराथन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दिलवारा का जैन मंदिर किस जैन तीर्थकर मूर्ति का स्थापना है? तो आदित्यनाथ का। सत्य सहकारिता सूत्र की रचना किसने की? नागार्जुन ने की। सूत्रांकार वज्र सूत्र की रचना किसने की? अश्वमेध ने की। सध्योपात संग्रह की रचना किसने की? अश्वघोष ने। स्वप्नावसादतम की रचना किसने की? तो भास ने की, ठीक है। तथा प्रतिज्ञा योग अंधरायण, प्रतिज्ञा योग अंधरायण किसकी रचना है? तो भास की रचना है। न्यास भाष्य किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की है। महाविवाह शास्त्र किसकी रचना है? तो वसुमित्र की है। कामंद नीतिसार किसकी रचना है? तो शिखर की है। लघु जातिका किसकी रचना है? तो वरामिहिर की है। अभिधम्मकोश और परमार्थ के रचयिता कौन है? तो वसुबंधु है। रावण वध की रचना किसने की? तो महाकवि भट्टी ने की। काव्य दर्श की रचना किसने की? तो दांडी ने की। वासवदत्ता की रचना किसने की? तो सुबंधु ने की। उत्तर रामचरित्र की रचना किसने की? हर्षवर्धन ने की। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन ने की। महावीर चरित्र की रचना किसने की? भवभूति ने की। श्रृंगार तिलक की रचना किसने की? रुद्र भट्ट ने की। काव्य अलंकार की रचना किसने की? आचार्य महल जो है भामल ने की। भामह, विरह और अलंकार सार संग्रह की रचना किसने की? उद्भट ने किया, ठीक है। काव्य मीमांसा की रचना जो है रुद्रट ने किया। वक्रोक्ति जीवित का रचना जो है उदंत ने किया। काव्य प्रकाश्य की रचना किसने किया? तो आर्य मठ ने किया। चौर पंचारिशिका की रचना किसने की? विल्हन ने किया। आर्य सप्तषि का रचना किसने किया? भट्टनारायण ने किया, ठीक है। रामायण चंपू और राज मार्तंड की रचना किसने किया? भोज ने किया। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति की रचना किसने किया? वामन ने किया। नैषद चरितम की रचना किसने किया? तो श्री हर्ष ने किया। खंडन खंड खाद्य की रचना किसने किया? श्री हर्ष ने किया। न्याय तत्व और योग रहस्य की रचना जो है नाथ मुनि ने किया। फुट निमत की रचना किसने किया? दामोदर गुप्त ने किया। आयुर्वेद सर्वस्व, व्यवहार समुच्चय और शब्दानुशासन की रचना किसने किया? तो ये राजभोज ने किया, ठीक है। युक्ति कल्पतरु की और राजमृंगिका की रचना किसने किया? तो राजभोज ने किया। दशा अवतार चरित्र और काल विलास और सुवृत्तिकलक की रचना किसने की? क्षेमेंद्र ने किया, ठीक है। चंड कौशिक और नैषधानंद की रचना किसने की? क्षेमेंद्र ने किया। प्रमाण मीमांसा की रचना किसने की? हेमचंद्र ने किया, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका ये यहीं तक जो है इंड हो जाता है, ठीक, आपका एशियंट हिस्ट्री का, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास का 2 पार्ट में आपका जो है मैराथन पूरा गया है। वो पूरा के पूरा जो है क्लास आप कंप्लीटली देख के जाते हैं, सुन के जाना है इसमें, ठीक है। क्योंकि वन लाइनर है तो ज़्यादातर सुनने में मज़ा आएगा। आप ट्रेवलिंग में भी रहेंगे तो कान में हेडफोन लगा के आप सुन तक सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सवाल आपके जो है ज़रूर एग्जाम में टकराएंगे। नहीं टकराएंगे तो फिर बताइएगा, क्योंकि इसमें पूरा टॉपिक को कवर किया गया है। सिलेबस का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि एशियंट हिस्ट्री से आपका
नहीं किया गया, सारे के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, तो सवाल टकराना एकदम लाजमी है, ठीक है। तो जरूर से जरूर देख के जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है सारे एग्जाम का, एडीओ का जितने भी एग्जाम होंगे सबका एनालिसिस, सबका आंसर की हम लोग बताएंगे, ठीक है। और बीपीएससी जो टीआरई 4 का जो है तैयारी जो बच्चे कर रहे होंगे वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है आपका एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, जो कि 6 से लेकर के 12th क्लास तक है। साइंस और सोशल साइंस का जो है आपका पूरा का पूरा इसमें सीरीज चल रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसको भी देखना ना भूलिए। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में जरूर शेयर करिए।